हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हम चैप्टर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आज का जो सबसे लास्ट टॉपिक है उसको लेकर आए हैं हम। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पुराने बोर्ड्स में आए हुए हैं, 12th बोर्ड में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है L8 जनन स्वास्थ्य। देख लीजिए इसे, कुछ ही दिनों का मेहमान है ये। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि यहाँ पढ़ा है हमने और ये सब पढ़ना था हमें, और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं करीब करीब। तो समझ गए होंगे आपकी ये अंतिम सांसें ले रहा है। और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बंध्यता की बंध्यता क्या होती है, यानी स्टेरिलिटी क्या होती है या इनफर्टिलिटी क्या होती है। उसके बाद हम उसका डायग्नोसिस सीखेंगे, मीन्स कैसे पता लगेगा कि हमें इनफर्टिलिटी है। और उसके बाद हम सहायक प्रौद्योगिकी, मतलब क्या करना पड़ेगा। भाई डॉक्टर बन रहे हैं, बीमारी ढूंढ ली, क्या बीमारी है ये देख लिया, तो इलाज भी तो करना पड़ेगा। तो वो इलाज किया जाएगा इन दो वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं क्या है सबसे पहले बंध्यता या इनफर्टिलिटी। तो जैसा कि हमने पहले वाले कुछ सेशंस में ये देखा था कि अगर फर्टिलिटी तो बढ़ानी है, मतलब जनसंख्या तो घटानी है, लेकिन जनसंख्या के जो हमने उद्देश्य पढ़े थे इस चैप्टर के, जो कि जनन स्वास्थ्य तो हमारे सोच से भी परे वाला टॉपिक है। तो इसका सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है कि जनसंख्या कम करना है ना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो जनसंख्या कम करने के लिए पढ़ा, साथ में यौन संचारित रोग भी पढ़े। लेकिन जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे तो क्या करें, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं भाई, उन्हें भी माँ बाप का सुख लेना होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ जनसंख्या को कम नहीं करना है, एक्स्ट्रा जनसंख्या को कम करके लेके आना है। और साथ में उन लोगों को जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई रीजन से, किसी बीमारी की वजह से वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढना इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपको एक जो शुरू में हमने संस्थाएं बताई थी, जिसमें एक संस्था हमने पढ़ी थी RCCH वाली, है ना, जनन मातृ व बाल कल्याण स्वास्थ्य वाली जो थी, उसके अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम आते हैं, क्योंकि सब प्रोग्रामों को अब एक साथ कर लिया गया है। तो देखते हैं बंध्यता क्या है। तो नाम से दिख रहा होगा। और इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब जनन करना या जन्म देना, तो इनफर्टिलिटी का मतलब कुछ जनन में दिक्कतें होना। तो संतान पैदा करने की अक्षमता बंध्यता कहलाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसे जीव हैं, अभी हम मनुष्यों की बात करें क्योंकि चैप्टर मनुष्य का ही है, तो मनुष्यों की बात करें तो अगर ऐसे कोई पेयर है जो कई सालों से उनको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, किसी में भी प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है, उसमें फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कारण अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, बंध्यता या इनफर्टिलिटी कपल कह देते हैं। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम को कोसने से अच्छा उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें ये प्रॉब्लम है भी या नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो दोनों में से किसी में दिक्कत है। कई हम जो अगर ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, मीन्स गर्भ निरोधक युक्तियां अगर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम 4-5 साल जो गैप रखना चाहते हैं अपने बच्चे में, या सोचते हैं कि नहीं हम 4-5 साल पहले सेट होंगे उसके बाद बच्चा करेंगे, तो उनको भी 4-5 साल बच्चा नहीं होता। लेकिन उसका ये रीजन नहीं है कि वो बंध्य है, वो तो भाई यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन इसीलिए। और कई बार ऐसा होता है कि भाई एग और स्पर्म का मिलना आपको पता है कितना नेचुरल है, उस पे आपका और मेरा कोई बस नहीं है, वो भगवान की दया, सबका मालिक एक पर डिपेंडेड है। तो वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो कभी भी हो सकती है। तो हो सकता है जो कपल है वो दोनों सक्षम है बच्चा पैदा करने में, लेकिन किसी वजह से वो इंसिडेंट नहीं हो पा रहा है, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। तो पहले तो हमें ये सर्च करना है कि वो बंध्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी कपल को 3-4 साल बाद ट्राई करने पर भी कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, वो उसके बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो पहले वो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर उन्हें देखते ही ये नहीं कह देगा भाई तुम इनफर्टिलिटी हो या इनफर्टाइल हो, ठीक है, नहीं कह देगा, या बंध्य हो, ठीक है। पहले वो क्या करेगा, जांच करेगा। वो जांच को हम कहते हैं निदान, यानी डायग्नोसिस, कि उसे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे। ठीक है, एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ मस्त वाली, आप मतलब सुन के
दिल खुश हो जाएगा आपका कि ये मैम इतनी रामायण जो जपी मैम ने, वो क्यों जपी। क्या हुआ कि एक बार 2 कपल थे, ठीक है, उनके क्या फर्स्ट बेबी हो गया था, गर्ल हो गई थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने डिलीवरी करवाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई तो क्योंकि ये जनसंख्या वाला चल रहा है कि जनसंख्या कम करनी है, तो डॉक्टर ने उस लेडी को बिना बताए, हमने कॉपर टी के बारे में पढ़ा है कि वो यूआईडी जो होती है ना, सॉरी आईयूडी जो होती है, तो उसने क्या किया, उस लेडी को पता नहीं बताया नहीं बताया, क्योंकि वो लेडी तो कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं था, वो कॉपर टी उसके अंदर इंजेक्ट कर दी ताकि क्या हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कहती है कि आप ऐसा नहीं कि हर साल बच्चा पैदा कर, आपके बच्चे में कम से कम 2 या 3 साल का गैप रखे। ये भी स्वास्थ्य के अंदर ही आता है, जनन स्वास्थ्य के अंदर। आपको बच्चा चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 साल बच्चा करें फिर दूसरे साल फिर बच्चा कर ले, आपको गैप रखना है 3 या 4 साल का। ऐसा आपके स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तो उन्होंने कॉपर टी डाल दी, हो सकता है कहा भी हुआ हो लेकिन उसे वही लेबर पेन में या ऑपरेशन हो रहा हो तब उसे होश ही नहीं हो और उसे सुनाई नहीं हो। अब क्या हुआ, वो वही दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करने लगे 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो उन्हें वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही। अब लेडी और जेंट्स जो है वो बड़े गुस्सा कि भाई हमें क्यों नहीं हो रहा, फर्स्ट बेबी तो हुआ है, मतलब हम इनफर्टाइल तो नहीं है, बेबी तो हुआ ही है, क्या रीजन है जो हमें बच्चा नहीं हो रहा। हम 3-4 साल से बच्चे के लिए, नेक्स्ट बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। फिर वो वही, क्योंकि डायग्नोज कराना है ना, ऐसे नहीं हम कह सकते। अब उनको लगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई हम में, दोनों में से किसी को, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि वो इनफर्टाइल नहीं थे, उसमें कॉपर टी लगा देने की वजह से, क्योंकि वो कॉपर टी की वैलिडिटी आपको पता है 5 साल है। 5 साल तो उसे बच्चा वैसे ही नहीं होना था और वो दोनों बड़ा टेंशन में, तो ऐसा भी हो जाता है। तो अपने आप को या किसी और को बंध्यता या बंध्य न समझे बिना डायग्नोसिस के, ठीक है। चलिए, निदान क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बहुत सारी जांच करवाता है। क्या क्या जांच करवाएगा देखते हैं अभी। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, मतलब वही ये जो गवर्नमेंट ने परिवार कल्याण खोल रखे हैं, है ना, जनन स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं, वहां पे जाना है। ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक बंध्यता की नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है। कौन से, वो जो हमने जितने भी परिवार कल्याण है या विशिष्ट सेवा केंद्र है ना, यहाँ पे आसपास सारे सिटी में भी होते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी होते हैं। तो वहां पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो क्या करेंगे, इसका डायग्नोज करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे कि भाई है या नहीं आपको इनफर्टिलिटी। इसमें से कुछ विकारों का उपचार कर दंपति को संतान उत्पन्न करने योग्य बना सकते हैं। वही अगर कोई छोटा मोटा विकार है, जैसे हार्मोन की दिक्कत हो रही है, कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की दिक्कत की वजह से आप फर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, मेल में हार्मोन की कोई दिक्कत की वजह से आप नहीं कर पा रहे, अगर दवाइयों से इसका सॉल्यूशन हो सकता है तो उसको सॉल्यूट करके, मीन्स उसका सॉल्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, उनको फर्टाइल बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो फर्टिलाइजेशन में हार्मोन या टैबलेट से नहीं हो सकती, तो क्या उपाय है, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखो, ऐसी दिक्कतों की लिस्ट में सबसे पहला रीजन है कि या तो जो पुरुष है यानी कि जो मेल है उसमें क्या नहीं हो रहा हो, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी क्या नहीं बन रहे हो, उसमें शुक्राणु या तो बन ही नहीं रहे हो, है ना, नहीं बन रहे हो। दूसरा, शुक्राणु कम हो रहे हो, मतलब जो सीमेन निकल रहा है, जो वीर्य निकल रहा है, उसमें शुक्राणु क्या हो, कम हो, या ऐसे शुक्राणु हो जो क्या हो, गतिहीन हो। हमने देखा था ना कि सारे शुक्राणु जो है वो कैपेबल नहीं होते, 60% में से 60% तो वैसे ही क्या चले जाते हैं, वेस्ट, और 40% वाले जो होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, वो कैपेबल नहीं होते चीजों को करने के लिए। 60% ही क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये हमने जब शुक्राणु पढ़े थे, स्पर्म पढ़ा था, तब पढ़ा था, ठीक है। तो अगर सारे के सारे 100%, मतलब इसकी परसेंटेज अगर बढ़ जाए, मान लो ये उल्टा हो जाए, मीन 60% तो इनकैपेबल है, अच्छे नहीं है, उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, सही से गति नहीं कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर सही से नहीं बना हुआ है, और 40% ही क्या हो, कैपेबल हो, तो फिर तो नेचुरली चीज, वो तो वैसे ही नेचुरल है फर्टिलाइजेशन, और उसमें फिर शुक्राणुओं की कमी या गतिहीन होना, तो ये और नई दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी चीज हो, या फिर फीमेल के अंदर क्या नहीं बन रहे हो, एग नहीं बन रहे हो,
है ना, किसी भी दिक्कत की वजह से। जैसे आपने नॉर्मल एक डिजीज सुनी होगी पीसीओडी, क्या होता है ये, फॉलिकल डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ओवरी होती है या यूट्रस होता है उसमें फॉलिकल प्रॉपरली नहीं बनते, तो फॉलिकल नहीं बनेंगे तो अंडा नहीं बनेगा, तो उसमें ऐसी लेडीज को क्या होती है, फिर प्रेगनेंसी गेन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और क्या होता है, या फिर फीमेल में एग तो बन रहे हो लेकिन उसका गर्भाशय क्या नहीं कर रहा हो, भ्रूण को इम्प्लांट नहीं होने दे रहा हो, अंतरोप नहीं होने दे रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत हो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है और कि जो अंडवाहिनी है, भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, अंडवाहिनी में, तो अंडवाहिनी ब्लॉक हो, मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्ट्रेकल हो जिसकी वजह से एग जो है वो वहां जाके रुक जाता है, स्पर्म जा नहीं पाता, कोई क्लॉटिंग हो गई हो, ट्यूब सही से प्रॉपर नहीं हो, ऐसी दिक्कतें हो सकती है, तो उनका पहले देखा जाता है। बाकी हार्मोनल वाली दिक्कतों को दवाइयों से सॉल्व, इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दवाइयों से सॉल्व की जा सकती है, लेकिन अगर पहले तो वही दवाइयों वाला ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा, ऐसे नहीं आप गए आपको ये बता दिया कि हम तो भाई आपका वो टेस्ट ट्यूब बेबी करवाएंगे, पहले सारा दवाइयों पे बेस्ड होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। तो हमने देखा कि ये सारी चीजें दिक्कतें थी और वो हम उपचार से या दवाइयों से उसको अभी नहीं सॉल्व कर सकते, तब क्या किया जाए। जांच में दोनों साथियों की भौतिक का मतलब फिजिकली, मतलब उनका फिजिकली मतलब उनके जननांगों को देखा जाता है कि उनका शेप प्रॉपरली है या नहीं, उनको कोई डिजीज तो नहीं है ना, वो देखा जाता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है कि कोई बाहरी जननांगों में, तो क्योंकि मेनली फर्टिलाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, इंटरकोर्स से, सेक्सुअली रिलेशनशिप से, अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो वो देखी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, मतलब उनको दोनों को बिठा के पूछा जाता है, सारी इंक्वायरी की जाती है कि आपने वो मूवी देखी होगी, वो अक्षय कुमार वाली मूवी कौन सी थी भाई, गुड न्यूज, गुड न्यूज मूवी देखी होगी, वो डॉक्टर बिठा के उनसे पूछता है भाई क्या कब इंटरकोर्स करते हो, कब नहीं करते हो, ये सारी चीजें वो पूछता है। ठीक है, तो वो ऐसी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, गर्भाशय व फैलोपियन नलिका के एक्सरे लिए जाते हैं, उसका एक्सरे लेंगे क्योंकि मैंने बोला कि हो सकता है गर्भाशय में कोई दिक्कत हो, पीसीओडी की दिक्कत हो, या जो अंडवाहिनी है वो क्या नहीं कर पा रही है, ब्लॉक है कहीं से जिसकी वजह से स्पर्म अंडाणु तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिमरी अंडे को ले ही नहीं रही है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो ऐसी दिक्कतों के लिए एक्सरे लिया जाता है। वीर्य की भी जांच की जाती है, भाई ये महिलाओं में भी हो सकती है कमी तो, और पुरुषों में भी हो सकती है, तो उसके सीमन को चेक किया जाता है कि हम जो कह रहे हैं कि सीमन के अंदर क्या होना चाहिए, 10% स्पर्म होने चाहिए। ठीक है, 10% स्पर्म होते हैं, और क्या कितने होते हैं वो 20 से 30 करोड़, लेकिन इनकी संख्या अगर कम है, 10% तो है लेकिन स्पर्म कम है, गतिहीन नहीं है, तो वो सारी जांचें जो गतिहीन है ना, शुक्राणु प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, या गति करके अंडे तक नहीं पहुंच पा रहा, शुक्राणु है ही नहीं सीमन में, ऐसी दिक्कतों को देखने के लिए सीमन की जांच करेंगे। लेप्रोस्कोपी आदि शामिल है। लेप्रोस्कोपी आपको बताई थी ना लास्ट टाइम, क्या किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक, नॉर्मली जब हम ऑपरेशन पहले किया करते थे तो चीरा वीरा लगा के बड़ा सा करते थे, लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाश की किरणों से अंदर की चीजें देखी या कट लगाए जाते हैं, तो वो कट भी छोटा होता है। जो आई ऑपरेशन होते हैं ना, लेजर ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं, उसमें भी लेप्रोस्कोपी यानी ऑप्टिक फाइबर यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर भी जहां दोषों को ठीक करना संभव नहीं हो, मतलब नॉर्मली हम दवाइयों से या फिजिकल एक्सरसाइज से या किसी चीज से नहीं सही कर सकते, खान पान से सही नहीं कर सकते, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा दंपति की संतान उत्पन्न करने में मदद की जाती है। तो वहां क्या कर दिया जाएगा, उनको फिर दूसरा स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। कौन कौन से, उस स्टेप्स को क्या कहते हैं, यह तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART, जिसको आप आर्ट्स की फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, आर्ट, असिस्टेड का मतलब सहायक, रिप्रोडक्टिव मतलब जनन, टेक्निक मतलब तकनीकें, तो उनके लिए फिर ये तकनीकें यूज की जाती है।
ठीक है, क्या है ये तकनीकें? तो ये 2-4 प्रकार की तकनीकें जो हमने यहाँ पे कमियां बताई थी, और उस हर कमी के लिए एक तकनीक है जिसको हमें पढ़ना है। देख लेते हैं। पहली वाली जो है वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या आर्ट। क्या है ये सब? सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो किसी कारण से बंद दंपति में सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के अवसर सुलभ करा देती है। पूछ लिया जाए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, या ART क्या है, या उसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या है इनमें? ART में क्या किया जाता है? जो बंध्य दंपति है उनमें संतान उत्पन्न कराने की जो है एक टेक्निक है या तकनीक है। क्या क्या तकनीकें हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहली है कृत्रिम वीर्य सेचन। ये मैंने आपको बताया कि अगर जो मेल है उसमें क्या हो रहा है, सीमन तो निकल रहा है लेकिन उसमें क्या नहीं हो पा रहे हैं, शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, या है भी तो संख्या में कम है। तो फिर क्या होंगे? कम संख्या में होंगे। तो आपको पता है जहां 20 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए तब तो एक को मौका मिलता है, उसके शुक्राणु ही 100-200 होंगे अगर सीमन में, तो भाई क्या ही चांसेस है उसके वहां तक पहुंचने में, क्योंकि आधे शुक्राणुओं को गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब, भाई ये गर्भाशय है, यहाँ से शुक्राणु अंदर जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे कहीं एग होता है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वो बोलते हैं ना कंपटीशन होता है, ये शुक्राणु गर्भाशय के एनवायरनमेंट में कितना रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं या मर जाते हैं, या खुद ही लड़ते तो नहीं है, वो तो हम ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो फिजिकली और केमिकली दोनों, मतलब रासायनिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी उनका यहाँ से यहाँ तक पहुंचना मुश्किल ही होता है। तो जब शुक्राणु ही कम है तो यहाँ तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल वीर्य सेचन। अब ये मैं समझना, आर्टिफिशियल वीर्य बनाते हैं, बनाना हमें नहीं है, ठीक है। क्या किया जाता है? उसके 2 तरीके। पहला कि हम क्या करें, जो भी उसका हस्बैंड है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसमें शुक्राणु कम है, तो हम वीर्य को हस्बैंड से निकाल कर, मीन्स उसको इजैकुलेशन करवा कर और 2-4 बार का सीमन इकट्ठा कर लेते हैं। शुक्राणु की हमें पता है कि जो एज है वो कितनी है, 48 तो मिनिमम मानते ही है। तो दिन में 2-3 बार उसको क्या किया जाता है, लैब में बुलाया जाता है और वहां पे उसका सीमन इकट्ठा कर लिया जाता है। ये भी आपने गुड न्यूज में देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लें। तो क्या किया जाता है, सीमन को इकट्ठा करके फिर आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पहुंचाते हैं, गर्भाशय में इंजेक्ट कर देते हैं। स्पर्म जो सीमन है क्वांटिटी उतनी, क्योंकि हमें उतनी क्वांटिटी के शुक्राणु चाहिए, एक क्वांटिटी मतलब एक बार के इजैकुलेशन में उसके शुक्राणु कम आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, 2-3 बार का इजैकुलेशन ले लिया, 2-3 बार का सीमन ले लिया और फिर डाल दिया, तो हमारे जितने शुक्राणु हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे प्रवेश कराए जाते हैं। या फिर अगर उसमें शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं तब क्या किया जाएगा, फिर वही लीगल प्रोसेस होता है, उसमें क्या किया जाता है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की मर्जी ली जाती है और किसी तीसरे मेल से, मतलब जो उसका हस्बैंड नहीं है उससे स्पर्म लिए जाते हैं। अगर बच्चा चाहिए तो करना पड़ेगा। चलिए, बंध्यता का कारण पति का वीर्य सेचन में असमर्थ होना या पति के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, तब कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक की मदद ली जाती। ये बात बता दी मैंने आपको, दोनों ही कंडीशन में। जैसे वो गुड न्यूज में क्या होता है, उसके सीमन तो प्रॉपर होते हैं लेकिन वो करीना कपूर के जो यूट्रस होती है उसमें क्या नहीं रह पाते, प्रेगनेंसी नहीं रह पाती, तो ऐसी कंडीशन में ये करवाया जाता है। दूसरी देख लेते हैं, अगर वीर्य को, ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि वो जो गर्भाशय में क्या करा जाएगा, वीर्य को डाला जाएगा। अगर वीर्य को स्त्री के गर्भाशय तक प्रविष्ट कराया गया है तब यह तकनीक अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, यानी कि गर्भाशय तक, एक तो क्या कर दे हम, योनि में डाल दे, वेजाइना के अंदर डाल दे इंजेक्शन से, तो उसको तो हम नॉर्मल क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी अगर शुक्राणु गति करने लायक भी नहीं है तो हम थोड़ा सा उसको आगे रास्ते तक छोड़ के आते हैं। मतलब कहाँ तक छोड़ के आते हैं, गर्भाशय तक, यूट्रस तक छोड़ के आते हैं। तो तब इस तकनीक को क्या कहा जाता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, उसी का पार्ट है। ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बोर्ड में भी और
कंपटीशन एग्जाम में भी, तो उसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पात्रे निषेचन। पात्र मैंने आपको पहले भी बताया था, पात्र का मतलब होता है बर्तन। बर्तन, बर्तन में फर्टिलाइजेशन कराएंगे भाई। साइंस के बर्तन कौन से होते हैं? बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये साइंस के बर्तन होते हैं। पेट्री डिश, वॉश डिश, तो यहाँ पे कुछ साइंस के बर्तनों में कराया जा रहा है। ठीक है, पात्रे संवर्धन या निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF भी बोलते हैं। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड आपने देखे होंगे IVF के लिखे हुए, क्योंकि यही अभी तक सबसे फेमस वाली जो है इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। अभी इसका नाम जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या किया जाता है इसमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में निषेचन शरीर से बाहर प्रयोगशाला में, लेकिन टेस्ट ट्यूब में, और ऐसे ही निषेचन नहीं हो जाता। टेस्ट ट्यूब में अंडा डाला, शुक्राणु डाले और निषेचन हो गया। सब्जी नहीं बना रहे हैं ना कि सारा डाला और खिचड़ा बना दिया। उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। कैसा एनवायरनमेंट? जैसा कि फीमेल की यूट्रस में होता है। वहाँ पे म्यूकस भी होता है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन भी होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं देकर फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो प्रयोगशाला में तो करवाया जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में कराया जाता है, जिसमें तापमान भी है। ठीक है, टेम्परेचर भी नॉर्मल ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, उसको भी मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो निषेचन कहाँ हो रहा है इसमें? शरीर से बाहर। कहाँ हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। बाद में निषेचित अंडे को, निषेचित अंडा मतलब क्या बन गया वो? जाइगोट। जाइगोट या भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। द्वितीय पद भ्रूण स्थानांतरण या एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाता है। जब जाइगोट बन गया तो उसको टेस्ट ट्यूब से निकालकर जो भी फीमेल है उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि यूट्रस उसको अपने अंदर अंतरोपित या इम्प्लांट कर ले भ्रूण को। तो इस वाले सेकेंड स्टेप को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर या ET। ये दो तरीके से होता है। चलिए, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए इस प्लेन बोर्ड पर लेकर आई हूँ। सबसे पहला फैक्ट, वैसे आपकी वही NCERT में नहीं है, आपको याद तो रखना है, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। हालांकि इस पर कभी कोई क्वेश्चन बोर्ड ने या किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि आप एक साइंस स्टूडेंट है तो आपको शायद ये याद रखना होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था वर्ल्ड का, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम किसने इसको ट्राई किया था। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने का, क्योंकि दिक्कत वही होगी जो क्या दिक्कत थी उस फीमेल को? फॉरेन में हुआ था ये। वैसे फॉरेन में उसकी जो अंडवाहिनी थी वो ब्लॉक थी, मतलब अंडा यहां तक तो जा रहा था, ये गर्भाशय, तो अंडा यहां जा रहा था, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यहाँ पे कोई ब्लॉकेज था उसको, है ना, ऑब्स्ट्रेकल था, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इनका नाम था पेट्रूसी। ठीक है, पेट्रूसी जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पेट्रूसी, उन्होंने 1959 में ये टेस्ट ट्यूब बेबी ट्राई किया था। मतलब क्या किया था? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें वही इन्वायरमेंट रखा जैसा यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, वहां पे एग डाला और स्पर्म डाला, फिर क्या बन गया? इन दोनों के मिलने से जाइगोट बन गया, और उस जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? यूट्रस में। ठीक है, तो ये जो चीज है, या तो फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो उसकी ब्लॉक थी, तो यूट्रस में ही करना था। तो पेट्रूसी ने सबसे पहले ये ट्राई किया था। बच्चा जाइगोट भी बना, एम्ब्रियो भी बना, लेकिन वो भ्रूण 29 डेज तक ही जिंदा रहा और उसकी डेथ हो गई। मतलब सक्सेस भी नहीं कह सकते इसको, ट्राई था ये। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट जो कि सक्सेसफुल था, तो उसी को हम बोलते हैं वर्ल्ड्स, यानी कि विश्व का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये 1978 की बात है, और ये थे डॉक्टर
स्ट्रेप्टो व रॉबर्ट एडवर्ड। इसको नोट कर ले कहीं पे, एक्स्ट्रा चीजें हैं ये, पर याद रखेंगे तो अच्छा है, लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में तो भी अच्छा है, फायदा आपको ही है। ठीक है, इन्होंने एक वो बेबी गर्ल थी, वो सक्सेसफुल था, मतलब उसमें उन्होंने यही चीज तो यही की, टेस्ट ट्यूब में करवाया, फिर उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया और बच्चा अच्छे से ग्रो भी किया। यूट्रस ने उसको क्या कर लिया, यूट्रस क्या करती है, ये एंडोमेट्रियम है, आपने पढ़ा है ना, जब जाइगोट यहाँ आएगा तो यूट्रस इसको ऐसे कवर करके अपने अंदर ले लेगी और प्लेसेंटा बना देगी। तो ऐसा ही किया, और इस बच्चे का नाम था, फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका नाम आपको याद रखना है, लुइस जॉय ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी फॉरेन में। उसके बाद हम वही इंडिया वाले, आपको बोला ना पीछे थोड़ी रहते, जब जनसंख्या बढ़ानी थी तब भी आगे थे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे पूछे, हमने उसी ईयर में 1978 में ही ट्राई किया। और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मुखर्जी, सुभाष मुखर्जी था वैसे इनका नाम, ठीक है, लिख सकते हो सुभाष मुखर्जी। इन्होंने किया था, उसका नाम था कनुप्रिया, मैम का नाम आया है ना, कनुप्रिया। कनुप्रिया थी उसका सबसे पहले, वो भी गर्ल थी, ये भी गर्ल थी, तो कनुप्रिया का सबसे पहले इंडिया में जो है वो बर्थ हुआ। इसको दुर्गा भी कहा जाता है, वही हमने, क्योंकि हम थोड़े से रिलीजियस हैं इंडिया वाले, हम हर चीज़ में कोई भगवान का नाम ढूंढ लेते हैं, तो हमने उसका निकनेम दुर्गा रख दिया था कि ये दुर्गा देवी, मतलब माता जी पधारे हैं। तो कनुप्रिया था उसका नाम, सरनेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वैसे कोई बात नहीं, कनुप्रिया याद रख लीजिए। तो ये था, अब ये जाइगोट बन जाता है, उसके बाद मैंने कहा उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। यूट्रस में ट्रांसफर करने की टेक्निक को हम क्या बोल रहे हैं, ईटी, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। भ्रूण स्थानांतरण दो तरीके से किया जाता है, अब इसको लिखा हुआ भी पढ़ेंगे, एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। पहली, जब भ्रूण को क्या किया जाता है, जब युग्मनज, ये युग्मनज बन गया, आपको पता है युग्मनज यहाँ जाके क्या करता है, डिवाइड करता है, और क्या क्या बनाता है, पहले मोरूला बनाता है, फिर ब्लास्टुला बनाता है। तो 8 से 16 वाली स्टेज को जो हम क्या कहते हैं, उसको मोरूला स्टेज कह रहे थे। वही पहले वाली अगर नहीं अटेंड करोगे क्लासेस तो सब हवा में जाना है, तो वो पहला वाला पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैंने बता दिया मोरूला किसको कहते हैं, युग्मनज जब विभाजित होता है तब। और उसके बाद जो बनता है 16 के बाद वाले स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टुला। तो ऐसा कहा जाता है मीन्स टेक्निक में कि 8 से 16 स्टेज पे अगर भ्रूण को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कहाँ करेंगे, अंडवाहिनी में करेंगे, क्योंकि इस स्टेज में वो कहाँ होता है, अगर आपने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा है यानी भ्रूण जनन पढ़ा है, वही पिछला चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता है ये यहाँ पे होता है, अंडवाहिनी और गर्भाशय के कहीं बीच में, है ना, इसके पॉइंट पे। तो यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको टेस्ट ट्यूब से। लेकिन अगर ब्लास्टुला स्टेज पे आ गया है, मतलब हम और देखना चाहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि वहाँ 8 स्टेज पे डालने के बाद जैसे इसके साथ हुआ 29 डेज पे चला जाए, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लें, उसको टेस्ट ट्यूब में थोड़ा और विभाजित होने दें। तो अगर 16 के बाद वाली स्टेज पे अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर कहाँ करेंगे, यूट्रस में, क्योंकि 16 के बाद वाली स्टेज में जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, और उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होता है, ब्लास्टुला स्टेज पे, जब उस पे वो ट्रोफोब्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो 16 के बाद जनरली ये जो स्टेज होती है वो 32 सेल्स की होती है, इसको याद रख सकते हैं कि 32 सेल जब बन जाती है तब उसको यूट्रस में। तो ये 2 स्टेज है, इसको तो बोलते हैं GIFT, क्योंकि ये जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये यूट्रस में जा रही है तो इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोल देते हैं। देख लेते हैं दोनों, चलिए। तो पहला है युग्मनज या 8 कोरक खंडों। ब्लास्टोमियर क्यों लिखा है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं लिखा, मैंने कहा ब्लास्टोमियर हो या ब्लास्टोसिस्ट हो, उसकी कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर ही कहते हैं, ये हम उसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है। यहाँ पर युग्मनज डिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण या जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है, जिफ्ट।
अच्छा, उसको याद करने का एक तरीका है जो पहले अभी गया। अच्छा, गिफ्ट अभी आएगा, ये गिफ्ट है, एक गिफ्ट भी आएगा, गिफ्ट दिया जाएगा महिला को। अगर भ्रूण में ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से ज्यादा हो, यहाँ 8 से ज्यादा है, आप 16 से ज्यादा लिखें तो ज्यादा कैपेबल है। 8 से ज्यादा क्या है कि बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन 16 से ज्यादा, 8 से ज्यादा तो 8 से 16 तो वैसे ही मोरूला होता है, ठीक है। तब इसे गर्भाशय में स्थानांतरण किया जाता है। भ्रूण का इस प्रकार गर्भाशय में स्थानांतरण इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी कि IUT, एक IUE गया ऊपर जो कृत्रिम वीर्य सेचन में था, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये IUT है, ध्यान रखें इसको। भ्रूण प्राकृतिक रूप से अंतरारोपित होकर पूर्ण सगर्भता को प्राप्त करता है। फिर नॉर्मल सारा जो प्रोसेस हमने पढ़ा, इम्प्लांटेशन हो गया, प्लेसेंटा बनेगा, भ्रूण बड़ा होगा, 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी। पर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि बस जो मेन काम है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो हमने कहाँ करवाया होता है? टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु। चलिए नेक्स्ट है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन पात्रे मतलब बर्तन में करवाया था, ये इन वीवो है। वीवो का मतलब जहां जो जैसा है वहीं पे करवा देना, उसको अपनी जगह से हिलाना नहीं। तो जहां जो जैसा है मतलब किसकी बात? शरीर की बात हो रही है, फीमेल या मेल के। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल में। तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के अंदर ही कराई जाती है, जहां उसको होना होता है वहीं करवाई जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं इन वीवो। ये इन वीवो और इन विट्रो ये बार बार आते रहेंगे, अभी कल्चर पढ़ेंगे ना तब भी आएंगे ये। इस तकनीक में किसी महिला के शरीर में शुक्राणु, देखो शरीर बोला ना, टेस्ट ट्यूब नहीं बोला, वहां पे किस में करवा रहे थे? टेस्ट ट्यूब में, इसलिए उसको इन विट्रो कहते हैं। और जब शरीर के अंदर ही कराया जाता है तो इन वीवो कहते हैं। शुक्राणु व अंडाणु के संलयन व विकास से बने भ्रूण उपयुक्त भ्रूण स्थानांतरण तकनीक द्वारा किसी अन्य महिला के गर्भ में स्थानांतरित किए जाते हैं। ये क्या चीज हुई? तो ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी यूट्रस, जैसे फेलोपियन ट्यूब तो सही से काम, पहले वाले केस में क्या था? फेलोपियन ट्यूब में या तो ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से अंडा नीचे नहीं आ पाता, या शुक्राणु नहीं जा पाते, वो 2 केस हो गए। तीसरा केस क्या है कि मान लो अंडाणु तो बन रहा है, अंड तो बन रहा है फीमेल के अंदर, है ना, फेलोपियन नलिका भी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जब युग्मनज बन जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन युग्मनज के बाद ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम होती है ना अंतःगर्भाशयी भित्ति दोनों तरफ, ये क्या नहीं कर रही है? ये इसको अंतरोपित नहीं कर रही है, ये इसको अंदर नहीं ले रही, ये प्लेसेंटा नहीं बना रही, मना कर रही है, मैं ना बनाऊं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो क्या किया जाता है? अंडा तो उस फीमेल का ही लिया जाता है, स्पर्म भी उसके पति का ही लिया जाता है। अब मैं पति बोलूंगी, अब क्या बोलूंगी? पति का ही लिया जाए, क्योंकि पति में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके स्पर्म वगैरह अच्छे से बन रहे हैं, इसका ही अंडा अच्छे से बन रहा है। बस ये वाले केस में गड़बड़ है, मतलब इसका आगे का जो है वो प्रोसीजर नहीं होता। पिछले केस में क्या हो रहा था? जो इन विट्रो करवा रहे थे उसमें यहाँ तो सही था, अंडा ये जो भ्रूण है वो तो अच्छे से विकसित हो पा रहा है, लेकिन अंडे में दिक्कत थी, फेलोपियन नलिका में दिक्कत थी कि अंडा जो है वो फेलोपियन नलिका से नीचे नहीं आ पा रहा था। यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन फिर युग्मनज बनने के बाद दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम क्या करवाते हैं? वीवो करवाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन तो शरीर में ही करवा रहे हैं। अब क्या करते हैं? एक वही दोनों की परमिशन से, हस्बैंड वाइफ की परमिशन से एक महिला को ढूंढते हैं, उस महिला से बोलते हैं कि भाई अंडा मैं दूंगी, मतलब एग मैं दूंगी, स्पर्म मेरे पति देंगे, आपको सिर्फ ये वाली चीज करनी है। क्या वाली चीज? कि आपके शरीर में मेरे बच्चे को रखना है, जिसको आपने सुना होगा सरोगेसी मदर, जो मैंने आपको वो मिम्मी वाली स्टोरी सुनाई थी ना, कि फॉरेनर आते हैं, वो हीरोइन को बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को जन्म दो, तो वो उनका स्पर्म और एग तो दोनों के होते हैं, बस क्योंकि वो जो फॉरेनर होती है वो बच्चा जन्म नहीं पाती, मतलब बच्चे को डेवलपमेंट नहीं करवा पाती, इसलिए वो सरोगेट मदर ढूंढती है। ठीक है, तो ये वही वाला केस है। क्या किया जाता है? वो महिला ली जाती है, किसी अन्य महिला के गर्भ में स्थानांतरण किया जाता है, क्योंकि अभी जो महिला है उसके तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा, तो फिर हम एक अन्य महिला लेके आएंगे, सेकेंड फीमेल, एग इसी का होगा, स्पर्म इसी के पति का होगा, ये पति पत्नी है दोनों, इन दोनों का ही अंडा और स्पर्म है।
क्या किया जाता है, दोनों को फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, भ्रूण बन गया, क्या बन गया हमारा, युग्मनज, जाइगोट। अब इस जाइगोट को यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि इसके बाद इसका डेवलपमेंट इसमें नहीं हो पा रहा, तो इस जाइगोट को क्या करते हैं, वो जो महिला हम लेकर आए हैं, ये जो महिला हम लेके आए हैं, ये जाइगोट क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे दूसरी वाली महिला के पेटू में, ताकि वो अच्छे से करे। फिर जब बच्चा जन्म हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है भाई, ये सब लीगली होता है, उस मूवी में आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जब ये बच्चा जन्मेगा तो आप हमें हमारे सुपुर्द कर दोगे इसको, उसके लिए उसको वही पेमेंट, मतलब जो भी खर्चा होता है उसके, जो भी डिलीवरी में खर्चा होगा, जो भी खाने पीने का खर्चा होगा, वो सब उसको दिया जाता है, सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। तो कर दिया जाता है। यह महिला पूर्ण गर्भाधान अवधि के बाद दूसरी बंध्य महिला के शिशु को, दूसरी बंध्य महिला मतलब जिसके बच्चा नहीं हो पा रहा था, उस बंध्य महिला को, शिशु को जन्म देती है। जिस महिला के गर्भ में भ्रूण पलता है, मतलब ये वाली, उसे क्या कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। आजकल बड़ा जमाना चला हुआ है ना, शाहरुख खान ने भी एक सरोगेट मदर से अब्राहिम को जन्म दिया था, तो वो सरोगेसी है। उसमें स्पर्म शाहरुख खान के ही थे, एग गौरी का ही था, मतलब उनकी वाइफ, लेकिन बच्चा किसके पेट में रखा गया, वो एक फॉरेनर थी, वो हमें नहीं पता उसके पेट में, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो उसकी वाइफ को कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी वाली, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये वाली दिक्कत होती है, तो इसमें इस वाले मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। नाम अगर इनकी फुल फॉर्म याद कर लिया, नाम याद कर लिया, तो सारी डिटेल सामने आ जाएगी। साइटोप्लाज्म मतलब कुछ कोशिका द्रव्य से लेना देना है। क्या लेना देना है, इंट्रा मतलब अंदर, स्पर्म मतलब स्पर्म का लेना देना है। यह एक अत्यंत परिष्कृत तकनीक है, यह बहुत एडवांस तकनीक है, जिसमें एक अकेला शुक्राणु एक अंडाणु में अंतक्षेपित यानी इंजेक्ट यानी डाला जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है। यह तकनीक तब प्रयोग की जाती है जब पुरुष के शुक्राणु अंडा कोशिका को या अंड कोशिका को भेदने की क्षमता नहीं रखते हो, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम हो, स्पर्म बन रहे हैं, सीमन में अच्छे से स्पर्म बन रहे हैं, गति भी कर रहे हैं, अंडे तक पहुंच भी रहे हैं, लेकिन वो जो प्रक्रिया होती है ना, जिसमें सारे शुक्राणु जो है अंडे के चारों ओर ऐसे लिपट जाते हैं, लेकिन प्रवेश कोई एक कर पाता है, जो अंडा शुक्राणु वाली अंतक्रिया होती है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणु का वो जो एक्रोसोम है वो क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है और अंडे को भेदता है, लेकिन उसके एंजाइम में वो ताकत ही नहीं है, वो लाइसिस एंजाइम ही नहीं है जिसकी वजह से ये शुक्राणु क्या कर सके, अंडे को भेद सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये वाली, इसमें क्या किया जाता है, मेल से स्पर्म या वही सीमन ले लेते हैं, सीमन ले लेते हैं, इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं स्पर्म ले लेते हैं। फिर अंडा जो है वो फीमेल में अंडा जब बनता है उसकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है कि एग का एवोल्यूशन कब होता है। इन सब में ये सब चीजें जरूरी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चल रहा है, उसका अंडा कब निकल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों पे स्टडी की जाती है, उसके बाद ये टेक्निक्स फॉलो होगी, ऐसे नहीं उठाए और टेक्निक्स फॉलो कर दी, स्टडी होती है इसके ऊपर पहले। तो अंडा लिया जाएगा या फीमेल के शरीर में देखा जाएगा कि उसका एग एवोल्यूशन, रोज उसकी सोनोग्राफी की जाती है, उसका काउंट देखा जाता है कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई 13 डे पे या 11 डे पे उसका अंडा बाहर आएगा। तो इंतजार करते हैं, उसको लैब में बुलाते हैं। फिर क्या किया जाता है, ये जो स्पर्म है उसको वही इंजेक्शन में भर लेते हैं, 2-4 स्पर्म भर लेते हैं, वैसे तो 2-4 जाएंगे नहीं, अंडे में तो एक ही जाएगा। तो एक स्पर्म लेके इंजेक्शन के थ्रू, ये रहा हमारा इंजेक्शन और ये निडल, बहुत पतली सी होती है भाई। एग का साइज कितना होगा, स्पर्म का साइज कितना होगा, वो आप सीमन जो 1 से 1.5 ml जो बोल रहे हो उसमें 200 करोड़ है, तो सोच सकते हो कितना माइक्रोस्कोपिक है ये सब। वो कैमरे के अंदर माइक्रोस्कोप, इंट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख के फिर क्या किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू हम, इसमें ये स्पर्म है पहले से एक ही रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही जाएगा, वरना फिर वो एग लेगा ही नहीं। तो इसको स्पर्म के को क्या करा जाता है, प्रवेश करवा दिया जाता है,
ठीक है। वैसे स्पर्म का न्यूक्लियस प्रवेश करा जाता है, क्योंकि नेचुरल प्रक्रिया में आपने पढ़ा है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि स्पर्म का सारा पोर्शन बाहर रह जाता है, सिर्फ क्या जाता है, न्यूक्लियस जाता है, केंद्रक जाता है। तो क्या किया जाता है, पुरुष के शुक्राणु जब अंडे को भेदने में सक्षम नहीं हो तो हम क्या करा देते हैं, शुक्राणु को प्रवेश करा देते हैं, एक शुक्राणु। इस प्रक्रिया को कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्म। कहाँ प्रवेश कर रहा है ये माहिर साहब, साइटोप्लाज्म है ना, ये एग है, एग का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो बस इन सब के सबसे यही है, आप इंग्लिश या हिंदी जो भी एक याद कर लो, वर्ड समझ लो, चेप डालो, ठीक है, समझ गए आप। तो ये सारा आपको लिखा हुआ मिल गया, बुक में एक एक लाइन लिखी हुई है सब पे, और इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें क्लियरली ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्ट स्टडी ऑफ दिस मेथड्स, है ना, ब्रीफ स्टडी लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है, वो तो मैंने फिर भी आपको समझा दिया। आप डायग्राम वाइग्राम बना के इसको और बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैं बनाती आ रही हूं। चलिए, तो फिर है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें गैमेट वर्ड आ गया, मतलब युग्मक, यानी कि अंडे और स्पर्म। युग्मक कौन है मनुष्य में, या तो अंडा है या स्पर्म है, उससे कोई लेना देना है, पर जनरली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गैमेट इंट्राफेलोपियन। फेलोपियन लिखा हुआ है, मतलब फीमेल की गैमेट की बात हो रही है, मतलब अंडे की बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं, ये नई कहानी। इसको गिफ्ट भी कहते हैं। गिफ्ट किसको, उस महिला को गिफ्ट जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप गिफ्ट के नाम से याद कर सकते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो अंडाणु का उत्पादन नहीं कर पा रही। एक सिचुएशन और क्या आ गई, 2-3 सिचुएशन ऊपर पढ़ के आए, सबके कारण अलग अलग थे, सब टेक्निक्स में अलग अलग यूज की जाती थी। ऐसी महिलाएं जो अंडा ही नहीं बना पा रही, मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ही या तो आता ही नहीं है, आता है तो अंडा अच्छे से नहीं बनता, या बनते ही नहीं है ना, ब्लीडिंग तो होती है लेकिन अंडा बनता ही नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग तो भैया हार्मोनल चेंज की वजह से हो रहा है। लेकिन निषेचन व अंतरारोपण के बाद पूरी सगर्भता के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराने में सक्षम है। मतलब अंडा तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर उनका बाई चांस उनको क्या कर दिया जाए, युग्मनज दे दिया जाए, मतलब वो जाइगोट दे दिया जाए, तो वो बच्चे को अच्छे से कैरी कर पाती है। वैसे पिछले वाले केस में उसमें अंडवाहिनी काम नहीं कर रही थी, लेकिन यूट्रस में वो बच्चे को रख पा रही थी, तो हम बाहर निषेचन करा के उसको ट्रांसफर कर रहे थे टेस्ट ट्यूब वाली में। यहाँ पे क्या है, अंडा ही नहीं बन रहा, लेकिन वही बाद वाला प्रोसेस पूरा उसके हो रहा है, मतलब जो है भ्रूण अच्छे से डेवलप होगा, प्लेसेंटा भी बनेगा, सब कुछ होगा। तो इस विधि का यूज किया जाता है। क्या करते हैं इसमें, ऐसी महिला की मदद के लिए GIFT यानी गिफ्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में किसी दाता महिला, भाई 2 केस ऐसे हैं जहां पे दूसरी महिलाओं का यूज किया जा रहा है, एक तो गिफ्ट वाली और एक इससे पहले वाली, है ना, इससे पहले वाली सरोगेट मदर वाली, उस वाली में, ठीक है। क्या किया जाता है, दाता महिला लेकर आते हैं, यानी डोनर, दाता मतलब दोनों, जो देगी, क्योंकि इसके अंडे नहीं बन रहे, है ना, वहां पे गर्भाशय काम नहीं कर रहा था तो दूसरी महिला को लिया, तो यहाँ पे अंडे नहीं बन रहे, तो दाता महिला से मादा युग्मक यानी अंडाणु लेकर इस बंध्य महिला की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। वही गर्भाशय, अब इसके अंडा तो बन ही नहीं रहा, तो दूसरी महिला से हम अंडा लेकर आएंगे, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करेंगे, पहले देखेंगे कब होता है इस वाली महिला, सेकेंड वाली की, और उसमें से एग निकाल के इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ। अब क्या होगा, बस वो फेलोपियन में आ गया। अब जब भी इंसेमिनेशन होगा, मतलब इंटरकोर्स होगा, स्पर्म आएंगे तो अंडे को निषेचित कर देंगे। अब उसमें भी टाइम स्टडी का ध्यान रखते हैं, मतलब फिर कपल्स को बोला जाता है कि हमने अंडा डाला है, 1 दिन जिंदा रहेगा। भाई हर बार हर महीने अंडा थोड़ी डालेंगे, वो डोनर को बार बार थोड़ी लेके आएंगे, तो वो एक बोल देते हैं कि आपको हमने अंडा डाल दिया है, आज आपको क्या करना है, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाने हैं, आपको क्या करना है, इंटरकोर्स करना है, संभोग करना है, सहवास करना है, तो वो ही स्पर्म जाएंगे और फिर उसको निषेचित कर देंगे। हो सकता है नहीं भी करें, है ना, वो क्योंकि वो तो मैंने आपको बोला नेचुरल मेथड है, उसमें डॉक्टर्स भी स्टडी करते हैं लेकिन एक लिमिट तक कर पाते हैं, तो फिर वही दूसरी बार फिर अंडा डालें, लेकिन ऐसा रोज नहीं करेंगे, कुछ लिमिट तक ही करेंगे। वैसे हो जाएगा, इतनी स्टडी के बाद कहाँ जाएगा बच के, इतने शुक्राणु, एक अंडा, बेचारा निषेचन हो ही जाता है। इसमें अनसक्सेसफुल भी होते हैं, ये सारे मेथड सक्सेसफुल नहीं है, कई बार
टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, कई बार नहीं भी बन पाता, कई बार ये मेथड सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं भी होते। तो दोनों ही चीजें साथ साथ, ऐसा जरूरी नहीं है जो IVF करा रहा है उसके बच्चा होना ही है। वो तो पेपर वाले तो भाई उनको तो पैसा कमाना है, लेकिन कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे IVF कराने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों है, सक्सेस और मतलब अनसक्सेसफुलनेस दोनों साथ साथ चलती है। हालांकि सक्सेसफुल होने के केस ज्यादा मिलेंगे आपको, तो इस बात को समझ लिया हमने। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये यहाँ पे खत्म होते हैं। और आज का जो सवाल है वो है कि सहेली गोली का सर्वप्रथम उत्पादन किया था। ये मैंने बताया था क्लास में। पहला CDNC लखनऊ ने, दूसरा CDRI लखनऊ ने, तीसरा KDRI बेंगलोर ने, या चौथा ICCI बेंगलोर ने, SI बेंगलोर ने। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन है जो है वो कमेंट में लिखकर बताना है। जल्दी से बताइए, अगर पिछली क्लास ली है तो आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, वो यहाँ पे खत्म होता है। और फिर हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं।